इस वीडियो में हम BLI 226 के अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया था। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। जो पहला क्वेश्चन जो है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट सिद्धांत किसने दिया, मतलब वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत किसने दिया था। इस सिद्धांत को F.W. टेलर ने दिया था। इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता, मतलब वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता भी कहते हैं। इनका कहना था कि हर काम को साइंटिफिक तरीके से किया जा सकता है। पहले जो वर्कर होते थे वो अपने मन से काम किया करते थे, तो फिर टेलर ने कहा कि भाई हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका भी होता है, तो उसे ढूंढो। जो टेलर साहब जो थे उन्होंने जो है अपने वैज्ञानिक प्रबंधन के 4 सिद्धांत दिए। जो पहला जो सिद्धांत है वो है रूल ऑफ थंब का। ये जो सिद्धांत कहता है कि अनुमान मत लगाओ, साइंस यूज़ करो। पहले जो होता था कि अपने अनुमान से कोई भी किताब कहीं पे भी रख दी जाती थी, लेकिन टेलर साहब ने कहा कि इसे वैज्ञानिक तरीके से भी तो रखा जा सकता है। इसे रखने के लिए वर्गीकरण का भी तो उपयोग किया जा सकता है, जो बिल्कुल वैज्ञानिक है। जो दूसरा है वो है हार्मनी। हार्मनी मतलब सद्भाव। जो कर्मचारी जो है वो आपस में ईर्ष्या ना रखे एक दूसरे के प्रति, वो आपस में सद्भावना से रहे, प्यार से रहे। इसका जो तीसरा जो सिद्धांत था इनका वो था कॉरपोरेशन, सहयोग। जो सारे कर्मचारी हैं वो सद्भाव से तो रहे, लेकिन साथ में वो आपस में मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे की हेल्प करें। जो चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो है मैक्सिमम आउटपुट, अधिकतम उत्पादन करना। अर्थात हमारे जो सीमित, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के ये 4 स्तंभ हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। ये जो थे वो मॉडर्न मैनेजमेंट के पिता थे, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थे, और इन्होंने अपनी ये थ्योरी मॉडर्न मैनेजमेंट जो 14 प्रिंसिपल जो है वो 1916 में दिए थे। अब बात करते हैं कि उनके ये 16 प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। ये एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर हर बार पूछता ही पूछता है, मतलब ये एग्ज़ामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है। इनका जो पहला सिद्धांत है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क, अर्थात कार्य का विभाजन। काम जो है उनकी विशेषज्ञता के अनुसार बांटो, अर्थात जो कैटलॉगर हैं उसे कैटलॉगिंग का काम दो, कोई और काम मत दो। यही होता है डिवीज़न ऑफ वर्क। जो दूसरा है वो है अथॉरिटी, अधिकार और जिम्मेदारी। जब आपने मान लो कि लाइब्रेरियन को कहा कि आप लाइब्रेरी मैनेज करो, तो उसे सिर्फ काम मत दो, उसे उसके साथ अधिकार भी दो, जिम्मेदारियाँ भी दो। अर्थात जब जैसे लाइब्रेरियन के पास लाइब्रेरी बजट बनाने का एक पावर होती है, एक अधिकार होता है, तो ये एक इसका एग्जाम्पल है। मैं इसे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। मेरे समझाने से अच्छा है कि आप इसे याद करें, क्योंकि मैं इसे शॉर्ट में समझाते जा रहा हूँ आपको। तीसरा है यूनिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी ना, इसलिए। तीसरा है यूनिटी ऑफ डिमांड, आदेश की एकता, मतलब हर कर्मचारी के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। जैसे मान लो कि कई सारे लोग हैं, अगर इतनी बड़ी कंपनी है, इस कंपनी में कहने वाले 4 लोग हैं, 1 2 3 4, अभी कोई कुछ आके गएगा, कोई कुछ आके गएगा, कोई कुछ, तो इससे अच्छा है कि सबके ऊपर ना एक ही आदमी रखो कि भाई इन सबको एक ही डायरेक्ट करेगा। एक चौथा जो है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता। समान उद्देश्य वाले कार्यों के लिए एक प्लान बनाओ और एक डायरेक्शन बनाओ। जैसे लाइब्रेरी का जो लक्ष्य होता है वो होता है यूज़र सेटिस्फेक्शन। ये जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, सबका एक ही लक्ष्य है कि भाई यूज़र की डिमांड को पूरा करो। जो 5वां जो सिद्धांत है वो है स्केलर चेंज। स्केलर चेंज मतलब प्रधानुक्रम श्रृंखला, उच्चतम से निम्नतम स्तर तक संचार या फिर संचार कम्युनिकेशन की स्पष्ट चेन। अर्थात संस्था में काम करने के लिए स्केलर चेंज होनी ज़रूरी है। जैसे एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन, उस लाइब्रेरियन के नीचे जो है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन, फिर स्टाफ। ये जो है स्केलर चेंज का एग्जांपल है। अगला जो है प्रिंसिपल वो है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि मतलब हर चीज़ और हर व्यक्ति अपनी सही जगह पर हो। मान लो कि अगर कोई साइंस की बुक है वो साइंस सेक्शन में होनी चाहिए, स्टाफ अपने सेक्शन में होनी चाहिए। जैसे कोई रेफरेंस लाइब्रेरियन है वो रेफरेंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो हर चीज़ अपने एग्जैक्ट जगह पर होनी चाहिए, इसका मतलब है ऑर्डर या व्यवस्था। अगला जो प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अनुशासन, नियमों का पालन और आदर करना, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती है। स्टाफ टाइम पर आने चाहिए, यूजर साइलेंस रहने चाहिए, बुक को समय पर रिटर्न होना चाहिए, मतलब समय पर रिटर्न करना चाहिए, रूल्स तोड़ने पर उनको पेनल्टी लगनी चाहिए। अगला जो प्रिंसिपल है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग। संस्था के हित को प्राथमिकता देना, मतलब अपनी पर्सनल इच्छा से पहले जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी होनी चाहिए। अगर स्टाफ को घूमने जाना है, इस रेडी में अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो उसे वो मिस करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा।
अगला कॉन्सेप्ट है, अगला जो प्रिंसिपल है वो है रिमन्यूरेशन, पारिश्रमिक। कर्मचारियों को उनका उचित और संतोषजनक वेतन दिया जाना चाहिए, काम के हिसाब से फेयर सैलरी हो, स्टाफ खुश तो काम अच्छा। अगला जो प्रिंसिपल है वो है सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, निर्णय लेने के अधिकार को सही संतुलन, कितने डिसीजन ऊपर हो कितने नीचे हो ये तय करना, इसमें बैलेंस ज़रूरी है। मतलब बड़े डिसीजन लाइब्रेरियन करे, जैसे कि कोई नई ब्रांच खोलनी है, और छोटे डिसीजन वो स्टाफ करे, जैसे बुक अरेंज करना है। तो केंद्रीकरण होना चाहिए कि कौन से काम कौन करेगा। अगला प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी मतलब समानता, मतलब सबके साथ फेयर और इक्वल व्यवहार, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई जूनियर हो सीनियर हो सब एक समान, मतलब सबको इक्वल रिस्पेक्ट, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कार्यकाल की स्थिरता, टर्नओवर कम करना ताकि दक्षता बढ़े, स्टाफ को बार बार मत बदलो, एक्सपीरियंस स्टाफ लाइब्रेरी की ताकत होती है। जैसे मान लो एक लाइब्रेरियन 10 साल से काम कर रहा है तो उसे हटाना नुकसानदेह है, तो उसे स्टेबल रखो, लाइब्रेरी को वो अच्छे से जानता था इसलिए उसे हटाओ मत। अगला जो है वो है इनिशिएटिव, पहल, कर्मचारियों को नए विचार देने की स्वतंत्रता, मतलब स्टाफ को नए आइडियाज़ देने का मौका दो, उनकी सोच को वैल्यू दो। अगर एक जूनियर स्टाफ ये कहता है कि सर RFID सिस्टम लगाए, बुक ढूंढना आसान होगा, अगर लाइब्रेरियन मानता है, सिस्टम लगता है तो काम और भी आसान हो जाते हैं। अंतिम जो है वो है एस्पिरिट दी कॉर्प्स, समूह भावना, एकता में बल है, इन यूनिटी देयर इज स्ट्रेंथ, टीम वर्क को बढ़ावा देना, मतलब कोई काम जो है वो मिलकर करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, टीम जो है स्पिरिट सबसे ज़रूरी है। मान लो कोई एनुअल बुक एग्जीबिशन आया तो उसमें पूरी स्टाफ मिलकर तैयारी करेंगे, कोई भी छुट्टी नहीं लेगा, ताकि जो एग्जीबिशन है, बुक एग्जीबिशन है, वो सक्सेसफुल रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मैनेजमेंट फंक्शन एंड प्लानिंग, प्रबंधन कार्य और योजना। अगले एक वीडियो में हमने पोस्ट कॉप की बात की थी जिसे लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। ये भी जो है मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग आता है। प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के जो है 4 जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जो पहला स्टेप होता है वो है स्वॉट एनालिसिस, स्थितियों को समझना। जैसे कि कोई एक लाइब्रेरी है, वो अपनी पूरी सिचुएशन समझती हैं, उसकी ताकत क्या है, कमज़ोरी क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ठीक है, और उसके थ्रेट्स क्या हैं। और उसके बाद आता है सेकेंड स्टेप, ऑब्जेक्टिव, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने। जैसे कि स्वॉट को देखने के बाद लाइब्रेरी का लक्ष्य तय करना कि स्वॉट के बाद लाइब्रेरी डिजिटल बनानी है कि या फिर यूज़र सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है, ये तय किया जाता है, लक्ष्य तय किए जाते हैं। फिर अगला जो स्टेप है वो है परमिजिंग, भविष्य के लिए आधार तय करना, भविष्य में क्या होगा उसका प्लान पहले ही बना लो। जैसे कि मान लो कि लाइब्रेरी में हमें पता चले कि अगले साल स्टूडेंट की संख्या बढ़ने वाली है, या फिर ऐसा पता चले कि गवर्नमेंट बजट बढ़ा सकती है, तो ये सारे जो हैं ये भविष्य के प्लान हैं, ठीक है। फिर जो चौथा स्टेप है वो है अल्टरनेटिव, सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना। जैसे मतलब कई रास्ते होते हैं, उनमें से सबसे बेस्ट रास्ता चुनना। लाइब्रेरी को अपने डिजिटल लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना है तो उसके पास अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे सोल सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोहा सॉफ्टवेयर हो सकता है, लिप्सिस हो सकता है। तो उन्हें ये चुनना होगा कि भाई इनमें से सबसे सस्ता या फिर सबसे अच्छा जो है सॉफ्टवेयर कौन सा है। प्लानिंग एक रोड मैप है जो स्पेस, मैन पावर और रिसोर्सेज को सही उपयोग को सुनिश्चित करती हैं। अब हम स्वॉट एनालिसिस को समझेंगे कि आखिर ये स्वॉट एनालिसिस होता क्या है। समझने के लिए हमें इसे शॉर्ट में समझ सकते हैं कि मान लो कि अपनी ताकत और कमजोरी को जानना। ताकत और कमजोरी, जैसे अगर हमारी आंतरिक बात करें तो हमारी ताकत और हमारी कमजोरी को जानना, और बाहरी रूप में, एक्सटर्नल फॉर्म में हमारे जो अवसर हैं और खतरे, इन सब को जो है भाप लेना ही स्वॉट एनालिसिस है। एनालिसिस में जो पहला जो फ्रेमवर्क है वो है स्ट्रेंथ मतलब ताकत, मजबूत कलेक्शन, प्रशिक्षित स्टाफ मतलब ट्रेन स्टाफ और अच्छी लोकेशन। जैसे कि लाइब्रेरी में क्या अच्छा होना चाहिए, मतलब लाइब्रेरी के अंदर क्या अच्छा होना चाहिए, जैसे बुक कलेक्शन कैसा होना चाहिए, जो स्टाफ है वो ट्रेंड होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर जैसे इन्फिल्म का एक्सेस होना चाहिए, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। ये जो है ताकत है, ये जो है ताकत है लाइब्रेरी की। सेकंड है वीकनेस, कमजोरियाँ। ताकत के साथ साथ कमज़ोरी भी पता होनी चाहिए कि आंतरिक कमजोरियाँ क्या हैं, जैसे पुराने कंप्यूटर्स है, कम बजट हैं, या फिर जगह की कमी है, या फिर यूज़र जो है वो अवेयर नहीं है, जो भी चीज़ें हैं जो इससे भी अवेयर होना ज़रूरी है। तीसरा जो है वो है अपॉर्चुनिटीज़, अवसर जो बाहरी तौर पर आते हैं, ICT की नई ICT तकनीकें, ठीक है, ई बुक्स की बढ़ती मांग, कंसोर्टिया, पार्टनरशिप, या फिर ओपन रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, गवर्नमेंट की फंडिंग आ सकती है, ये सारी बातें। अगला जो फ्रेमवर्क है वो है थ्रेट मतलब
इंटरनेट गूगल से प्रतियोगिता, प्रकाशकों या पब्लिशर द्वारा बढ़ती मांग। थ्रेट्स मतलब ये है कि बाहर से क्या खतरा है, जैसे गूगल और इंटरनेट से कंपटीशन। एक लाइब्रेरी को गूगल और इंटरनेट से कंपटीशन करना पड़ता है, वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो लाइब्रेरी ऐसा क्या खास देगी। और बजट कट हो रहे हैं या फिर यूज़र लाइब्रेरी में कम आ रहे हैं या पिरासी बढ़ रही हैं, कुछ भी हो ऐसे। शॉर्ट का उद्देश्य पुस्तकालय की क्षमता को पहचानना और बाहर की चुनौतियों के लिए तैयार रहना। जो अगला जो क्वेश्चन है वो है लाइब्रेरी फाइनेंस, मतलब जो लाइब्रेरी होती हैं वहाँ पर जो है फंड का सोर्स क्या होता है, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, वित्तीय स्रोत क्या होने चाहिए। वित्तीय स्रोत के बारे में जानकारी लेने से पहले ये देख लेते हैं कि भाई खर्च कहाँ होता है, एक्सपेंडिचर क्या है। तो लाइब्रेरी में मेनली किताबें चाहिए, जर्नल्स चाहिए, ठीक है, सैलरी देनी है, इक्विपमेंट लाने हैं। तो इन चीज़ों के लिए, इन संसाधनों के लिए जो है वित्त की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये वित्त आएगा कहाँ से, तो ये वित्त जो है लाइब्रेरी में अलग अलग तरीक़ों से आता है। जैसे जो पहला है वो है रेगुलर ग्रांट्स, जो पहला जो सोर्स है वो है नियमित अनुदान, जो इनकी पेरेंट बॉडी होती हैं, जैसे पेरेंट बॉडी या फिर कोई सरकार है उससे मिलने वाला मुख्य फंड। यूजीसी और आरएलएफ जैसी संस्थाएं हैं जो सीधे तौर पर स्पेशल ग्रांट देती हैं। दूसरा जो सोर्स है वो है लाइब्रेरी सेस, पुस्तकालय उपकर। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए स्थानीय टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स पर सरचार्ज हैं। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है ये क्या होता है, अगर चलो जल्दी में बता देता हूँ ये क्या होता है। मतलब टैक्स के ऊपर लगने वाला एक एक्स्ट्रा जो कर जो सीधे तौर पर लाइब्रेरी को मिलता है। जैसे मान लो कि तुमने कोई प्रॉपर्टी टैक्स भरा, 1000 रुपये लगा, तो उसमें जो है वो 2% जो है वो लाइब्रेरी सेस लगेगा, और मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, तो ये पब्लिक लाइब्रेरी को जाएंगे, ये जो लाइब्रेरी सेस जो है। तीसरा जो है वो है एडो ग्रांट्स। एडो मतलब तदर्थ अनुदान, विशेष प्रोजेक्ट या एंडोमेंट्स के लिए। ये जो है ये बार बार नहीं मिलता है, ये सिर्फ एक बार ही मिलता है। अगर कोई खास काम करना हो तो उसे उस टाइम मिलता है। जैसे मान लो किसी लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है, तो उसके लिए जो मान लो एक्स्ट्रा पैसे लगे, कितने भी लगे, भले 10 लाख लगे, कुछ भी लगे, तो वो जो पैसा मिलेगा वो एडॉक ग्रांट में आएगा। नई बिल्डिंग बनानी है, नया सॉफ्टवेयर खरीदना है, या स्पेशल कलेक्शन डेवलप करना है, रिनोवेशन करना है, तो ये सारे जो हैं वो एडॉक ग्रांट्स में आते हैं। चौथा जो है रूट है फाइनेंस का, वो है फाइन्स और फीस, जुर्माना में। आप अगर कोई किताब टाइम पर जमा नहीं करवाते तो उस पर लेट फीस लगती है, फ़ाइन लगता है, या फिर आप कोई तोड़ फोड़ कर देते हो तो उसके ऊपर भी जुर्माना लगता है। तो ये जो है ये मुख्य साधन नहीं है, ये वित्त का मुख्य स्रोत नहीं है, बल्कि ये एक डिसिप्लिन के लिए है, ये डिसिप्लिन के लिए दिया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है बजटिंग टेक्निक्स। इसे जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था, इसलिए मैं इसे वापस नहीं समझाऊंगा। अगला जो है वो है एचआर प्लानिंग और कमिटीज़, मानव संसाधन और समितियाँ। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का मुख्य हिस्सा है तकनीक, आईसीटी और नई सेवाओं के अनुसार सही योग्यता वाले स्टाफ की भर्ती और ट्रेनिंग, स्किल मैपिंग, कम्युनिकेशन, आईसीटी, कल्चरल डिलीवरी को समझना। एचआर प्लानिंग क्या है? मान लो लाइब्रेरी में भविष्य में कितने और किस तरह के स्टाफ की ज़रूरत है, ये पहले ही सोच लेना। ये स्टाफ प्लानिंग है, एचआर प्लानिंग है। मान लो कि स्टाफ कम हो रहे हैं तो नए लोग चाहिए, स्टाफ रिटायर्ड हो रहे हैं तो रिप्लेसमेंट चाहिए, लाइब्रेरी बड़ी हो रही है तो और भी ज़्यादा स्टाफ चाहिए, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी आई है तो स्टाफ जो ट्रेन करवाने हैं या फिर ट्रेन स्टाफ चाहिए, ठीक है। तो अब जो है अगला टॉपिक जो है वो है लाइब्रेरी कमिटीज़, पुस्तकालय समितियाँ। जो इसमें जो पहला वर्ड है वो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मूल संगठन। ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है, प्रशासनिक संरचना होती है। पुस्तकालय अपने मूल संगठन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं। जैसे कि मान लो कोई लाइब्रेरी अकेली नहीं चलती, उसे चलाने के लिए कोई ना कोई बड़े हिस्सा या फिर बड़ी संस्था होती हैं इसे चलाने के लिए। जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो गवर्नमेंट चलाती हैं। जो है इसके नीचे आती है मूल संगठन के नीचे जो सबसे ज़रूरी कमेटी आती है वो होती है लाइब्रेरी कमेटी, पुस्तकालय समिति। लाइब्रेरी कमेटी वित्तीय ज़रूरतों, फाइनेंशियल नीड का अनुमान लगाने और नीतियाँ बनाने में मदद करती हैं। इसका काम होता है बजट बनाने की, उसकी पॉलिसीज़ बनाना बजट के लिए, बुक सिलेक्शन को अप्रूव करना, या फिर लाइब्रेरी की मान लो पॉलिसी बनाना, स्टाफ की ज़रूरतें तय करना, लाइब्रेरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये एक मुख्य कार्यकारी जो होती है कमेटी होती है। फिर आती है लाइब्रेरी, ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के फ्योल सिद्धांत पर काम करती है। चलो छोड़ो, ये कोई नहीं है।